हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं और मिक्सअप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या बोला है? ए कमेटी ऑफ 8 इज़ टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 8 फीमेल्स। ठीक है, मेरे पास 6 मेल्स कैंडिडेट हैं, 8 फीमेल्स कैंडिडेट हैं। उनमें से मुझे कमेटी बनानी है कितने मेंबर्स की? 8। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फॉर्म्ड? कितने वेज से इसको फॉर्म किया जा सकता है? शो दैट द मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर्ड। अब इस लाइन का मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर्ड। इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब है मेल्स should not be less than किससे? फीमेल्स। दो ही तो चीज़ें हैं मेरे पास, मेल्स और फीमेल्स ही तो हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला? मेल्स शुड नॉट बी लेस देन फीमेल्स। तो मेरे मेल्स हैं वो फीमेल से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, मेल्स में नॉट बी आउट नंबर्ड। ठीक है समझ गए? ये समझ गए। तो अब देखते हैं, मुझे कमेटी में मेंबर कितने चाहिए? टोटल 8 चाहिए। ठीक है, और उस कमेटी की कंडीशन क्या है? जो 8 मेंबर्स होंगे ना, उनमें जो मेल कैंडिडेट होंगे वो क्या होने चाहिए? या तो फीमेल से कम नहीं होने चाहिए। कम नहीं होने चाहिए मतलब या तो ज़्यादा होंगे या फिर उनके बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ये मेल्स हैं, फीमेल्स कैंडिडेट मैंने लिए, तो ऐसे टोटल कमेटी में टोटल मेंबर कितने आएंगे? 8 ही आने चाहिए। तो कमेटी कैसे बनाई जा सकती है वो देखो। पहला ऑप्शन मेरे पास ये मिलता है कि मैं 6 के 6 मेल्स को उसमें ऐड करूं और बाकी 2 कैंडिडेट, टोटल कितने के? 8 की, तो बाकी दो कैंडिडेट बचे वो फीमेल्स को लूं। तो आई थिंक ये मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 + 2 8 की कमेटी बन गई और यहाँ पे मेल्स जो हैं वो फीमेल से कम भी नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है कि मैं 5 मेल्स को लूँ और 3 फीमेल्स को लूँ। तो 5 + 3 8, अगेन 8 की कमेटी बन गई और मेल्स क्या होने चाहिए? फीमेल से कम नहीं होनी चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इसके अलावा थर्ड क्या है? थर्ड ऑप्शन मेरे पास है कि मैं 4 मेल्स और 4 फीमेल्स को लूँ। यस और नो? बिल्कुल, इसमें भी 4 + 4 8 की कमेटी बन गई। और क्या हो रहा है? मेल्स जो है मेरे आउट नंबर नहीं हो रहे, मतलब मेल्स जो है मेरे कम नहीं हैं किससे? फीमेल से। तो मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब कुछ बोलेंगे सर 3 मेल्स को ले लेते हैं, 5 फीमेल्स को ले लेते हैं। ठीक है, 3 + 5 8 मेंबर्स होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेल्स शुड नॉट बी लेस देन फीमेल्स। मेल जो हैं वो फीमेल से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मीन्स दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है कमेटी बनाने के, दिस और दिस और दिस। मैंने और क्यों लगाया? देखो कमेटी मेरी यहाँ कंप्लीट बन जाती है। अगर मैं ये वाली नहीं भी बनाऊँगा तो मेरी कमेटी तो बन गई ना। ठीक है, मीन्स ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है हो जाएगा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सेलेक्शंस की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेरे पास कमेटी बनाने का। मैं ऐसे बना सकता हूँ कि 6 मेल को लूँ और 2 फीमेल्स को लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्या निकालेंगे हम? नंबर ऑफ एज ऑफ सिलेक्शन ऑफ। सबसे पहली कमेटी कैसे बन रही है? 6 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। सिलेक्शन ऑफ 6 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। इसकी निकालो कैसे बनी? अब मुझे पता है टोटल मेल्स कितने हैं 6, फीमेल कितनी है 8। तो मेल मुझे 6 में से 6 यानी 6 के 6 जितने हैं वो सारे चूज़ करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज इज ओनली 1, कि 6 बंदे मेरे को 6 के 6 को बुलाना है। ठीक है, तो कितने वेज हैं? एक ही वेज, 6 के 6 सेलेक्ट कर लिए मैंने। मीन्स और वी कैन से 6C6, वी हैव टू सेलेक्ट 6 आउट ऑफ 6। अब ये तो होंगे मेल। फीमेल कितनी है? टोटल 8 है, मुझे चूज़ कितनी करनी है? 2। तो दिस इज़ द वे ऑफ 8C2। वी कैन चूज़ 2 फीमेल्स आउट ऑफ 8 बाई 8C2 वेज। यस और नो? बिल्कुल सही है। बट अब मुझे तो पूरी कमेटी बनानी है 8 की। ये फीमेल्स को अलग से चूज़ किया मैंने, मेल्स को अलग से चूज़ किया। ये कमेटी कब बनेगी? जब ये दोनों प्लस होंगे। 6 + 2 8 की कमेटी चाहिए।
मीन्स क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरे पास ये 6, क्या ये कमेटी बन गई? नहीं बनी। इट मीन्स बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। जस्ट सॉल्व दिस। 6c6 दैट इज़ 1, 8c2 दैट इज 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल लिखते हो आप 2 इंटू 1, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 वेज आर देयर। आ गया फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ, आई थिंक ये चीज़ लिख लोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ। अब क्या करना है नेक्स्ट? फर्स्ट में था 5 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, 5 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। 5 मेल्स चूज करने हैं, कितने में से? 6, तो 6c5, ठीक है, इनटू 3 फीमेल्स आउट ऑफ 8, तो 8c3, और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन क्यों? क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट है। कमेटी तभी बनेगी जब ये दोनों सेलेक्ट होंगी। तो सॉल्व दिस। 6c5 को लिखता हूँ 6c1 सिंपली, इनटू 8c3 को मैं 8c3 रखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6c1 मीन्स 6 इंटू 8c3 मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल में डायरेक्टली लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट। बाकी जो बचा उनकी कर दो मल्टीप्लाई। 8 7 जा 56, 56 6 जा 6 6 से 36, कैरी 3 30 33, इट मीन्स 3 3 6 वेज आर देयर। एंड द लास्ट वन इज वी हैव टू सिलेक्ट 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। थर्ड केस क्या था मेरा? 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स का। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। मेल्स कितने? टोटल 6, वी हैव टू चूज आउट 4 आउट ऑफ 6। टोटल फीमेल्स आर 8, वी हैव टू चूज 4, ठीक है। तो नाउ सॉल्व दिस। यू कैन राइट 64 एज 62 ऑल्सो, 64 62 एक ही बात है, इंटू 6 8c4 एज इट इज। नाउ सॉल्व दैम। यू गेट हियर 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 करेंगे, नीचे 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, इंटू दिस बिकम योर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। Solve them. 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 and 2 get cancel out, now multiply 35 into 30, तो 0 3 5 जा 15 10 1 0 5 0। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके? अब मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे भाई। अब देखो, जब कमेटी में ये मैं पहले बता चुका हूँ, इनके बीच में और है, इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ वेज यहाँ से आएंगे प्लस दिस एंड प्लस दिस होंगे। क्यों होंगे? कमेटी यहाँ पे बन चुकी है, ये मैं नहीं भी बनाऊँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इन सबको क्या करना है? ऐड। तो 28 प्लस सेकेंड वन इज़ 336 एंड थर्ड वन इज़ 1050। नाउ ऐड देम, यू गेट योर आंसर। यू गेट हेयर 1414 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज आर 1414 वेज। सिंपल आई थिंक। देखो नेक्स्ट देखते हैं। इसने क्या बोला? इन एन एग्जामिनेशन रितिका हैज़ टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। रितिका को क्या करने हैं? 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने फ्रॉम ईच पार्ट। देयर आर 6 7 एंड 8 क्वेश्चंस इन पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मेरे पास 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे। दैट फर्स्ट इज पार्ट 1 और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? दैट इज 6। पार्ट 2 में 7 और पार्ट 3 में मेरे पास 8। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन इन विच सी कैन चूज द क्वेश्चंस। ठीक है, चूज आ गया मतलब सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसने बोला कि हर पार्ट से मुझे कितना करना है? 4 करना है। हर पार्ट से कितना चाहिए? 4 क्वेश्चंस मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से मैं फर्स्ट पार्ट में कितने 6 और यहाँ से कितने चूज करने हैं? 4। कितने वे से कर सकते हो? 6C4 वे से। सेकंड में कितने हैं? 7। कितने चूज करने हैं? 4, तो 7C4। थर्ड में 8। कितने चूज करने हैं? इसमें भी 4 ही करने हैं। ठीक है, इन एग्जामिनेशन रितिका हैज़ टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। हर एक पार्ट से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। तो पहले पार्ट से ये हो गए, सेकंड से ये कर लिए, थर्ड से ये कर लिए। अब ये तीनों जो सिलेक्शन आए, इनके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन होगा? उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये और ये इवेंट क्या डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसने बोला था हैज़ टू सेलेक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। हर एक पार्ट से 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मान लो मैं सेकंड वाला काम नहीं करता तो क्या इफेक्ट पड़ता? इसने बोला ईच पार्ट से करना है, तो फर्स्ट और सेकंड से होता, जो इसने बोला वो तो काम नहीं हुआ।
इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो चेक करने का तरीका, किसी एक को हटा के देखो मेरा काम हो रहा है कि और नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मतलब डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करो, हो जा रहा है तो मतलब डिपेंडेंट नहीं है तो ऐड करो। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे मेरे, जस्ट मल्टीप्लाई दैम, मीन 6c4 इंटू 7c4 इंटू 8c4। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ 6c2 ऑल्सो, 7c4 को लिखता हूँ 7c3 ऑल्सो, इंटू 8c4 को 8c4 ही रहने देते हैं। ऐसा आई थिंक ये पता होगा भी कैसे करते हैं। 6c4 इज इक्वल टू 6c6 माइनस 4, 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे लगाया। अब इसको आई थिंक सॉल्व करना में आता है। ठीक है, सीखा था हमने। इसको लिखता हूँ 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू दिस बिकम 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू दिस बिकम योर 8 7 6, नीचे 4 है तो 4 तक ओपन करो इसका फैक्टोरियल, और नीचे 4 जो नंबर है उसका फैक्टोरियल एज इट इज़। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 ये भी कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 और इस 2 से मैंने ये 2 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, बाकी जो बचा उसकी कर दो मल्टीप्लाई। देखो क्या क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा 6 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ भी 5 इंटू 7 इंटू 5, ये बचा मेरे पास। ठीक है, तो देखो क्या आएगा। तो ये 35 इंटू 35 हो जाएगा, 35 का स्क्वायर, और 6 5 जा 30, तो 30 इंटू 35 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 2 2 5, 1 2 2 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 एज इट इज़, 3 से मल्टीप्लाई 3 5 15 कैरी 1 6 7 6 एंड 3, तो 36750 इज़ योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होगी, आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो फिर से वैसा ही, ए कमेटी ऑफ 7 is to be formed from 9 boys and 5 girls. Again we have to form a committee of 7 members, in which 9 boys and 5 girls. Out of 9 boys and 5 girls, in how many ways can this be done if it contains 2 girls? If it contains 2 girls. The first इसने बोला कि इसके अंदर कितनी लड़कियाँ होनी चाहिए, 2 लड़कियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स कितने 5, तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे इसके अंदर, बॉयज़ मुझे 5 करने हैं। गर्ल्स कितनी है, इसने बोल दिया गर्ल्स जो है मेरी वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ सिंपली 2, तो टोटल आर 7। कमेटी बन गई। तो यहाँ पे फिक्स बोल दिया इसने कि 2 ही गर्ल्स होनी चाहिए। तो 5 बॉयज़ कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, आउट ऑफ 9 मुझे सिलेक्ट करना है, तो 9C5। 2 गर्ल्स कैसे सिलेक्ट करते हो आउट ऑफ 5, तो 5C2 वेज। क्या दोनों डिपेंडेंट है क्या, चेक किया मैंने, 5 + 2 7, कमेटी इन दोनों को मिलाने से, अगर मैं गर्ल्स को नहीं लेता तो कमेटी नहीं बनेगी, या बॉयज़ को नहीं लेता तो कमेटी नहीं बनेगी। तो दोनों को मीन्स दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स 9C5 इंटू 5C2। इसको मैं 9C5 को 9C4 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 5C2 एज इट इज रहने देता हूँ। मैं नीचे छोटा नंबर लेके आता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो दिस बिकम योर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, दिस बिकम योर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5C2 मतलब 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। नाउ सॉल्व दिस। 4 2 जा 8 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6। ठीक है, और करो। ओके सॉरी, एक 2 ये भी है तो 2 and 2 गेट कैंसिल आउट। ठीक है, 5 4 जा 20, तो 20 तो ये हो गया, 9 7 जा 63, 63 इंटू 20 यू गेट एज 0 एज इट इज़ 6 and 12, तो 12 1260 इज योर आंसर फॉर दिस वन, 1260। अब देखो सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, एट लीस्ट 2 गर्ल्स। कमेटी तो मुझे 7 की बनानी है, बट लड़कियां मुझे कितनी चाहिए, एट लीस्ट 2 चाहिए, यानी उस कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। कम से कम 2 का मतलब क्या है भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि उस कमेटी में 2 लड़कियां होगी तो भी चलेगा, उसमें 3 होगी तो भी चलेगा, क्योंकि कम से कम 2 तो इसमें भी आता है, 4 होगी तो भी चलेगा और 5 होगी तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये पाँचों की पाँचों लड़कियां, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला एट लीस्ट 2, कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे केसेस बनेंगे मेरे। ठीक है, मुझे कमेटी कितने की बनानी है, 7 की बनानी है, तो इसने बोला कम से कम 2 लड़कियाँ होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन जब 2 लड़कियाँ होगी तब मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल।
तो अब कमेटी ऑफ 7 चाहिए, तो जब 2 लड़कियां होंगी तो बाकी कितने बचे? 5 बॉयज़, कमेटी बन गई 7 की। जब 3 लड़कियां होंगी तो बॉयज़ कितने आएंगे? 4। और जब 4 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे? 3। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन 5 गर्ल्स आर देयर वी नीड ओनली 2 बॉयज़। ठीक है, तो ये 4 केस बनेंगे मेरे इस कंडीशन में। एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला है, तो क्या केस बनेंगे? द फर्स्ट वन इज़ 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। दिस आर 4 केसेस आर देयर। तो एटलीस्ट या एटमोस्ट जब भी आपको बोला जाए, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपको बोलता है एटमोस्ट, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कंडीशन दे दें। यहीं पे एटलीस्ट की बजाय बोलता हूँ मैक्सिमम 2 गर्ल्स, और एटमोस्ट 2 गर्ल्स बोलता है तो मतलब मैक्सिमम 2 गर्ल्स होनी चाहिए। इसका मतलब 2 गर्ल्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। 2 से ज़्यादा 3 नहीं हो सकती। 1 हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई। इसने बोला मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, उससे कम चलेगी। और लड़की ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो एटमोस्ट के लिए ये होता, एटलीस्ट के लिए ये। अब ये वाले केस हमने सेलेक्ट करना सीखा हुआ है कि ठीक है, अब मैंने इसको एग्जैक्टली में देखो, ये एग्जैक्टली में चेंज हो गया है कि व्हेन 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ आर देयर, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। ठीक है, जब भी आपको एटलीस्ट बोला जाए, तो मैंने 5 तक 6 गर्ल्स क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई मेरे पास मैक्सिमम 5 गर्ल्स ही हैं। 6 गर्ल्स कहाँ से लेके आऊँ? मेरे पास है ही जब 5 लड़कियाँ, उसी में से चूज़ करना है। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू चूज दिस वे ऑफ सिलेक्शन। टोटल गर्ल्स आर 5, टोटल बॉयज़ आर आई थिंक 9। तो नाउ यू हैव टू सिलेक्ट। तो फर्स्ट केस के लिए क्या बनेगा? यू हैव टू सिलेक्ट 2 गर्ल्स आउट ऑफ 5, तो 5C 2 वेज आर देयर, एंड वी हैव टू सिलेक्ट 5 बॉयज़, तो 9C 5 आते हैं। दोनों के पीछे मल्टीप्लिकेशन आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर मैंने बॉयज़ को चूज़ नहीं किया तो सिर्फ 2 गर्ल्स से कमेटी बन जाएगी क्या? नहीं, मुझे टोटल 7 मेंबर चाहिए, तो इन दोनों को मिलाने से होगा। इट मीन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। जब ऐसे केस बने ना, तो इन केस के बीच में हमेशा क्या होता है? प्लस का साइन होगा। ठीक है, और सिंगल केस में जितने भी वो लोगे, जितने भी मतलब वेज होंगे, उनके बीच में हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन साइन। ये याद करने का तरीका कॉन्सेप्ट वाइज। अब देखो चेक करके कि इसको सिलेक्ट नहीं करने से इस पर इफेक्ट पड़ रहा है क्या। ठीक है, अगर पड़ रहा है मतलब कमेटी मेरी नहीं बन रही, तो इसका मतलब डिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ आर दिस। नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स, तो 5C 3 into 4 boys out of 9, to 9C 4. The next one is it become your 5C 4 into 9C 3. अब आई थिंक चीज़ें समझ में, 5C 5 into 9C 2. इन सब के बीच में क्या होगा? या तो कमेटी ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। इट मीन्स और एंड और मीन्स यू ऐड देम ऑल, यू गेट योर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलो 5C 2 9C 5, देखो इसको मैं लिखता हूँ 5C2 into 9C5, एज इट इज लिखा मैंने प्लस। 5C3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या मैं इसको भी 5C2 लिख सकता हूँ? यस, 5 - 3 दैट इज़ 2। 9C4 को मैं 9C5 ही लिख देता हूँ वापस से। 9 - 4 5। अब हम तो बोलते हैं कि नीचे वाला नंबर हम छोटा करते हैं, ये बड़ा क्यों किया? उसका रीज़न मैं अभी दूंगा, 1 मिनट रुको। तो इसको मैंने एज इट इज लिखा N2। 5C4 को मैं लिखता हूँ 5C1, छोटा कर दिया। 9C3 को मैंने एज इट इज रहने दिया, प्लस नेक्स्ट 5C5 तो मतलब 1 ही होता है, एंड 9C2 एज इट इज। आप सबको करते चलो। देखो इसका आंसर मैंने अभी भी निकाला। तो अगर सेम क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ बार बार करनी पड़ रही है तो उसका नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ। मैं निकाले 9C5 into 5C2, इसकी वैल्यू क्या थी? 1260। इसकी वैल्यू क्या है? 1260। अब ये और ये देखो सेम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1260 हो गई। यस नो? बिल्कुल। इन सॉरी, ये बीच में प्लस का साइन, प्लस 5C1 मतलब 5, और 9C3 मतलब 9 into 8, 9 फैक्टोरियल को 3 टाइम्स तक खोल दो, 7 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1, प्लस 5C5 मतलब 1, and this become 9 into 8 divided by 2 into 1. Now solve this, you get your answer. इनको ऐड करो, you get 2520 प्लस 3 3 जा 9, 2 4 जा, ठीक है, तो 5 4 जा 21, सॉरी 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 20 into 21 you get 420, ये मिलेगा, प्लस 2 4 जा 8, तो दैट इज 36। नाउ ऐड देम, ये 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। 3 + 2 5, 5 + 2 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा? 4 + 5 दैट इज 9 एंड लास्ट 2, तो 2976 इज योर आंसर फॉर दिस वन।
होप से आपको समझ में आया होगा। ये आप बोल सकते हो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। जहाँ पे एटलीस्ट या एटमोस्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे गड़बड़ कर सकते हैं क्या, कि वो क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला है सर, तो कम से कम 2 लड़कियाँ होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि सर हम ऐसे कर सकते हैं इसको 5 से 2 गर्ल्स सेलेक्ट की, ठीक है। अब 2 गर्ल्स सेलेक्ट होगी, यहाँ बची 3 गर्ल्स, 3 + 9 12 में से बाकी के जो 5 कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट कर लेंगे। उनमें लड़कियाँ भी होगी तो कम ज़्यादा होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको प्रॉब्लम यहाँ से ये आएगी कि लेट वी हैव 5 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 एंड G5। तो फर्स्ट केस में जब आपने मान लो 2 लड़कियाँ चूज की, तो मान लो G1 और G1 एंड G2 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और मान लो इसमें से जब आपने 5 चूज की तो इसमें कोई एक लड़की लेट बी G4 सेलेक्ट हो गई, G4 एंड ऑल आर बॉयज़, बाकी जो रेस्ट बचे 4, ठीक है, ऐसे हुआ। लेट बी इज मैं बोल देता हूँ B1 B2 B3 एंड B4, ये हो एक वे ये होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने पहली 2 लड़कियाँ चूज़ की, ठीक है, वहाँ पे मान लो G1 और G4 मेरी सिलेक्ट हो गई, क्या हो गया, G1 और G4 सिलेक्ट हुई। और जब मैंने बाद में किया तो बॉयज़ तो यही रहे, और G2 इसमें जो मैंने 5 बाद में चूज़ किया, पहले 2 लड़कियाँ चूज़ करनी है, उसमें से मान लो ये आ गया, एंड देन दिस बिकम G2 यहाँ पे आ गई, एंड दिस बिकम B1 B2 B3 एंड B4। तब देखो क्या ये और ये सिलेक्शन अलग अलग है। मैंने 3 लड़कियाँ सेलेक्ट की, मुझे पता है ऑर्डर मैटर नहीं करता है सिलेक्शन में, इट मीन दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर जितने पॉसिबल है वो बन जाते हैं अपने आप से ही, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट वाले जब भी क्वेश्चन आए उसको एग्जैक्टली में चेंज करो, यानी केसेस बना दो, कम से कम 2 चाहिए, ठीक है, तो पहले 2 वाले ले लो, कम से कम 2 चाहिए तो उससे ज़्यादा जितने भी बन सकते हैं बना लो, उसके बाद में जो बाकी जो बचा उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है भाई। तो ऑप्शन समझ में आया होगा। एक दो और देखते हैं और चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। एक कैंडिडेट को क्या कहें, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में पास होना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, वो कितने तरीके से फेल हो सकता है, कितने वेज है उसके पास फेल होने की। अब देखो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 4 हैं। उसके पास देखो हो सकता है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो, कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है। हो सकता है वो किन्हीं 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है वो किसी 3 सब्जेक्ट में फेल हो, या हो सकता है वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो। तो उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इतने, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि जब वो एक ही सब्जेक्ट में फेल होगा तो एक सब्जेक्ट चूज करना है, कितने वेज हो सकते हैं, 4 में से कोई एक चूज करो, दैट इज़ नंबर ऑफ वेज ऑफ फेल, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने के नंबर ऑफ वेज क्या है, 4C1 प्लस अगर वो किसी 2 सब्जेक्ट में फेल होगा तो उसके पास नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, दैट इज़ 4C2 वेज आ रहे। टोटल 4 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई 2 चूज करो, उनमें फेल हो जाओ। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 3 सब्जेक्ट में फेल होगा तो 4C3, किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा, 4 में से कोई 3 चूज कर लो, एंड प्लस 4C4। तो ये केसेस बनेंगे मेरे पास। तो एटलीस्ट वाली कंडीशन बन गई, सेम है। देखो बोलने का तरीका अलग है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो लास्ट की तरह ही है। इसने क्या बोला था कि कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में उसको पास होना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, वो कितने वेज से फेल हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 4, सिंपल सा है। ये सब्जेक्ट A B C D किसी एक में फेल हो जाए वो, तो नंबर ऑफ वेज आर 4। कोई भी 2 चूज करे वो, ठीक है, तो इनमें से कोई भी 2 में फेल हो वो, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पेज बनेंगे इसके 4C2। किन्हीं 3 में फेल हो तो 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करो, उनमें 3 में फेल हो जाए, या फिर चारों में फेल हो जाए। तो चारों में फेल होने का क्या है, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो देज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो देज आर टोटल नंबर ऑफ वेज कैन ही फेल। तो नाउ सॉल्व दिस। 4C1 मीन्स दैट इज 4 सिंपली, 4C2 मीन्स, सॉरी बीच में प्लस का साइन क्यों आ रहा है भाई, देखो ये नंबर ऑफ वेज निकल चुका है, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ वो। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा तो भी एक में तो फेल रहेगा ही, ठीक है। मीन्स देज आर इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये कंडीशन अलग है और दोनों के बीच में और होगा, या तो वो एक सब्जेक्ट में फेल होगा, या फिर वो 2 में होगा, या फिर 3 में, या फिर चारों सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा, ठीक है। यू कैन फेल इन 1 सब्जेक्ट और इन द 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट और इन 4 सब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स सबके बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। 4C1 क्या होगा, दैट इज सिंपली 4 प्लस, ये हम पहले निकाल चुके हैं। 4C2 मीन्स 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1। 4C3 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 4C1 ऑल्सो,
तो 4c1 मीन्स दैट इज ऑल्सो 4, 4c4 दैट इज इक्वल टू 1 सिंपली. 2 2 4 दैट बिकम 3 2 6, एड देम 10 14 and 15, तो टोटल 15 वेज आर देयर. ठीक है, तो टोटल कितने वे हैं उसके पास? 15 वेज हैं जिससे वो फेल हो सकता है. ठीक है, आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. ए मैन हैड 6 फ्रेंड्स, एक आदमी के 6 फ्रेंड हैं. इन हाउ मैनी वेज मे ही इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम टू द डिनर, वन और मोर ऑफ देम टू डिनर, यानी उसको डिनर के लिए इन्वाइट करना है. ठीक है, टोटल कितने फ्रेंड हैं? 6 फ्रेंड हैं. तो इसने बोला वन और मोर. ठीक है, और वी कैन से, इसी को मैं बोल सकता हूँ एट लिस्ट वन फ्रेंड. ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं इनवाइट एट लीस्ट वन फ्रेंड एंड टू डिनर. तो वन और मोर को या तो एक को बुलाए या उससे ज़्यादा. ठीक है, तो कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं? टोटल 6 फ्रेंड्स हैं उसके पास. मान लो किसी एक फ्रेंड को वो डिनर के लिए बुलाता है तो 6c1 वेज आते हैं. या सुनो, मान लो वो 2 फ्रेंड्स को बुलाएगा, एक से ज़्यादा चाहिए ना, वन और मोर बोला है तो एटलीस्ट वन हो चाहिए, कम से कम एक को तो बुलाएगा ना डिनर के लिए, नहीं तो अकेले करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब कितने वेज हैं? 62 वेज आते हैं. किसी 6 फ्रेंड्स में से कोई 2 चूज़ करें, या फिर वो किन्हीं 3 फ्रेंड्स को बुलाए तो 6c3 फ्रेंड्स, या 4 को बुलाएगा तो 6c4, 5 को बुलाएगा 6c5 एंड 6c6, सभी को बुलाएगा तो 6c6 वेज आते हैं. इन सब को कर दो ऐड, यू गेट योर आंसर फॉर दिस. आई थिंक बहुत सिंपल है. ठीक है, ए मैन हैज 6 फ्रेंड, टोटल कितने? 6 फ्रेंड्स थे. इन हाउ मेनी वेज मे ही इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर, एक या एक से ज़्यादा फ्रेंड्स को वो डिनर पे कितने वेज से इन्वाइट कर सकता है? तो फर्स्ट तरीका था मेरे पास 6 फ्रेंड है तो 6c1 किसी एक को बुलाएगा तो 6 में से किसी एक को इन्वाइट कर लेगा. ठीक है, द फर्स्ट वे. सेकंड, 6 में से कोई 2 चूज़ करेगा वो, या फिर 3 4 5 6 दीज आर वेज. जस्ट इसको सॉल्व कर लो. 6c1 का मतलब होता है 6, 62 मीन्स 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 63 मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 64 एंड 62 आर सेम. ठीक है, तो ये सेम रहेगा. 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1. इसको आप चेंज करके ट्वाइस भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस की. 65 एंड 61 सेम होता है, तो दैट इज इक्वल टू 6 डायरेक्टली एंड दिस बिकम योर 1. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करो. 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट. 2 3 जा सेम एज इट इज, ये भी 2 3 जा होगा. तो 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1. नाउ यू ऐड दैम, यू गेट योर आंसर. 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 13 दैट इज 63 इज योर आंसर फॉर दिस. क्या मिल गया? 63 इज योर आंसर फॉर दिस. देखो नेक्स्ट क्या बोला है. ये बॉक्स कंटेन्स है 100 रुपी नोट. एक बॉक्स में क्या है? एक तो 100 रुपीज़ का नोट है. ठीक है, एक 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट है. 5 रुपी नोट, एक 5 रुपीज़ का नोट है. एंड 4 डिफरेंट कॉइन्स, और 4 अलग अलग कॉइन्स हैं. ठीक है, अलग अलग अमाउंट है, मतलब वहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, कितनी अलग अलग अमाउंट इनसे ड्रॉ की जा सकती है. ठीक है, तो सिंपल से इसने क्या बोला है, तो एक तो 100 रुपीज़ का नोट है, फिर से बोला एक 10 रुपीज़ का है, एक 5 रुपीज़ का है, एंड 4 डिफरेंट कॉइन्स, और 4 अलग अलग अमाउंट के क्या है मेरे पास? कॉइन है. मे बी इट इज़ 2 1 हाफ एंड 1/4, कुछ भी अमाउंट हो सकती है, अलग अलग अमाउंट है. तो टोटल कॉइन्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7. तो हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, तो इनसे मैं कितने टाइप की डिफरेंट अमाउंट्स क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता. टोटल अमाउंट नहीं पूछा इसने मुझे कितनी डिफरेंट अमाउंट होगी. जैसे ये मान लो ये 0.25 पैसे वाला कॉइन निकालता है, एक अमाउंट बन गई. 25 और 5 पैसे वाला निकालता है, 50 पैसे वाला, दैट इज़ 75 पैसा हो गया. 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन निकालता है तो 3 रुपीज़. सिर्फ 1 रुपीज़ कॉइन निकालता है तो एक अलग अमाउंट 1 रुपीज़ बनेगा. 1 और 5 निकालेगा तो दैट इज़ 6 रुपीज़. तो ऐसी ऐसी कितनी डिफरेंट अमाउंट्स हो सकती हैं. ठीक है, उसके लिए पूछा है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज उसने पूछा है. ठीक है, या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट अमाउंट कैन बी ड्रॉन. ठीक है, और वी कैन से नंबर ऑफ डिफरेंट अमाउंट कैन बी ड्रॉन. ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है. अगर मान लो कोई भी एक कॉइन में सेलेक्ट करता हूँ, उनमें से मैंने 25 पैसे का किया, 50 पैसे का किया, 1 रुपीज़ किया,
इट इज़ 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़। कोई भी एक नोट या एक कॉइन मैं सेलेक्ट करता हूँ वो एक अलग अमाउंट इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट मेरे पास ये हो सकता है कि मैं कोई भी टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी एक सिलेक्ट करूँ तो मुझे वो अलग अमाउंट देंगे। पहली चीज़ प्लस अलग अमाउंट बन गई। ये इतने नंबर ऑफ वेज जब मैं सिर्फ एक कॉइन सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर एक नोट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इनमें से अगर मैं कोई दो सेलेक्ट करूँ, मान लो फर्स्ट 2 करूँ, ये 2 करूँ, सिलेक्ट करूँगा, अरेंज नहीं करूँगा मैं इनको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ कॉइन निकाला, टोटल अमाउंट इज़ 3, और 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ कॉइन निकाला, अगेन ये टोटल अमाउंट इज़ 3, तो दोनों से अमाउंट तो सेम ही आएगा। इट मीन मुझे सिलेक्ट करना है कोई 2 कॉइन। तो अगर मैं 7 में से कोई 2 कॉइन्स या 2 नोट्स को सिलेक्ट करूँगा या एक कॉइन एक नोट को सिलेक्ट करूँगा, देन यू गेट एक अलग अमाउंट निकलेगी। सेम एज चीज़ जैसे मैंने 2 कॉइन या 2 नोट को सिलेक्ट किया, ठीक है, या एक कॉइन एक नोट, मतलब 2 ही हो गए, टोटल अमाउंट में 2 ऐड हो रहा है, सबको कॉइन मान के चलो कि सारे कॉइन है, ठीक है। एज इट इज़ मैं इनमें से 3 को चूज करूँगा तब भी तो एक अलग अमाउंट मिलेगी, सॉरी नॉट 2, दैट इज़ 3। यस और नो? सेम एज इट इज़ मैं एक बार में 4 कॉइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ तब भी एक अलग अमाउंट मिलेगी। सेम एज इट इज़ इट्स बिन 5 एंड सेम एज इट इज़ इट्स बिन 6, और जब मैं सब के सब एक बार में ही सिलेक्ट कर लूँगा, यानी इन सबको ऐड करूँगा, देन यू गेट ए डिफरेंट अमाउंट। यस और नो? दैट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग different number of amounts from this 7 coins or 7 notes, whatever it is। ठीक है, तो इससे आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे पता लगा 7C1 एंड 7C6 बोथ आर सेम थिंग, यानी 7C1 एज इट इज लिखता हूँ प्लस 7C2 प्लस 7C3। इस 7C4 को मैं लिख सकता हूँ 7C3 अगेन, 7C5 को 7C2 लिख सकता हूँ, 7C6 को 7C1 लिख सकता हूँ, 7C7 दैट इज़ 1 होता है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यस और नो? यस, यानी ये जो है इसका डबल हो जाएगा टोटली, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट इज़ ट्वाइस ऑफ 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 1 एज इट इज। नाउ फाइंड दिस एंड यू गेट योर आंसर। So 2 as it is, 7C1 is 7 plus 7C2 means 7 into 6 divided by 2 factorial means 2 into 1, 7C3 means 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1 and whole plus 1 as solve this, 2 3s are 6, so this you get 2 into 7 plus 7 3s are 21 plus 3 2s are 6, 7 5s are 35 and plus 1 as it is. Now add 5 plus 1 6 plus 7 13, carry 1, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 63 into 2 plus 1, 63 into 2 you get 126 plus 1, your answer is 127. It means 127 different amount can be drawn, ठीक है, by selecting any 1 2 3 4 5 or all the coins at a time। ठीक है, तो अमाउंट कैसे बना सकते हो आप? कोई भी एक कॉइन को सिलेक्ट करो, एक अलग अमाउंट, कोई भी 2 कॉइन सेलेक्ट करोगे, इन दोनों को ऐड करके एक अलग अमाउंट बनेगी, कोई भी 3 करो या फिर 4 5 6 एंड 7। तो ऑफ शो चीज़ समझ में आई होगी, इजी है। तो दैट्स इट, ये एटलीस्ट वाले ही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका चेंज हो रहा है बस। नेक्स्ट देखो, ए बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स। अब देखो 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, सेम रेड बॉल्स नहीं, अलग अलग है, मीन्स R1 R2 R3 R4 R5 मीन्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द बॉल्स, ठीक है, कि ये कौन सी अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स, तो लेट बी दिस W1 W2 W3 W4 W5 and W6 are there। In how many ways can 6 ball be selected? मुझे कितनी सेलेक्ट करनी है? टोटल 6 balls we have to select, so that there are at least 2 balls of each color, at least 2 balls of each color। हर एक कलर की कितनी बॉल्स होनी चाहिए? मिनिमम 2 बॉल्स होनी चाहिए। तो कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? देखो रेड एंड वाइट, मैंने बोला रेड कितनी है 5 है, वाइट कितनी है, दैट इज 6 वाइट बॉल्स, एंड वी हैव टू सेलेक्ट टोटल 6 बॉल्स। कम से कम सेलेक्ट, सो देर इज एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कम से कम 2 ही तो टू रेड बॉल्स होनी चाहिए और 2 ही वाइट बॉल्स होनी चाहिए, मिनिमम, इससे कम नहीं जाना चाहिए। तो मान लो मैंने मिनिमम 2 रेड बॉल चूज की, तो टोटल 6 चाहिए, तो वाइट कितनी चूज करनी पड़ेगी, दैट इज 4। द फर्स्ट वे ऑफ सेलेक्टिंग दिस बॉल्स इज दिस। अब मान लो
क्या मैं रेड बॉल 1 कर सकता हूँ? नहीं, कम से कम 2 तो चाहिए, तो 2 आएगा। अब रेड बॉल अगर मैं 3 करता हूँ, देन यू सेलेक्ट 3 वाइट बॉल्स देयर। इफ आई सेलेक्ट 4 रेड बॉल्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट 2 रेड बॉल्स। क्या मैं 5 रेड बॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ? अगर मैं 5 रेड करता हूँ तो मुझे वाइट करनी पड़ेगी 1, एंड दैट इज violating the condition that at least 2 balls of each color will be selected. So this is not applicable. ठीक, we have to 3 ways to select these balls. ठीक है, this or this or this. So we have to find this plus this and plus this. The total number of ways is red कितनी है? That is 5. White कितनी है? That is 6. All are different. That's ठीक है। तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 चूज करने कैसे करोगे? 5C2। टोटल कितनी सेलेक्ट करनी है? 6। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? प्रोडक्ट 2 एंड 4 सेलेक्टेड फ्रॉम 6, तो 6C4 प्लस और है तो सेकंड कंडीशन के बीच में प्लस का साइन, तो यू गेट 5C3 इंटू 6C3 प्लस नेक्स्ट इज 5C4 इंटू 6C2. These are the total number of ways. I think you just solve this. You get this is 5 into 4 divided by 2 into 1 into 6C4 को मैं लिखता हूँ 6C2 also. So this becomes 6 into 5 divided by 2 into 1 plus 5C3 and 5C2 are same, so we can write is 5C2 means this become 5 into 4 divided by 2 into 1. 6C3 means 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1. 5C4 or we can say 5C1 are same thing, so this become 5. 5C1 is 5, 6C2 तो 6 into 5 divided by 2 into 1. Solve this. So solve करो, क्या मिलेगा? 2 2 4 कैंसिल आउट, 5 6 जा 30, 30 5 जा 150, 150 प्लस इसी कहते 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, दिस इज 10, तो एक 0 तो ये आ गया। ठीक है, 5 4 जा 20 एंड दिस इज 20 प्लस लास्ट वन 2 3 जा 6, 5 4 25, 3 जा 75, एड देम, this become 350 350 450 425, so 425 is your answer for this. The total number of ways are 425. That is your question number 16. ठीक है, हो जाएगा आई थिंक। देखो इसने क्या बोला, इन एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट, एक इलेक्शन में 5 कैंडिडेट्स आते हैं, 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। एक इलेक्शन में कितने टोटल मेंबर है? 5 है, उसमें से कितने चूज करने हैं? 3 मेंबर टू बी इलेक्टेड। ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कोई भी एक वोटर है वो कितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को वोट कर सकता है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। जितने इलेक्ट करने कितने? 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन इन हाउ मैनी वेज कैन ए वोटर चूज टू वोट, कितने वे से एक वोटर जो है वो उनको चूज कर सकता है, कितने ऑप्शन है उसके बाद। अब वोटर मेरे पास एक है, कितने कैंडिडेट को वोट देना है? 5 को, लेकिन 5 में से 3 ही मेंबर इलेक्ट करने हैं, तो मैक्सिमम एक जो वोटर है किसी 3 बंदों को, मैक्सिमम 3 बंदों को वोट कर सकता है। ठीक है, उसके पास चॉइस है, चाहे वो 1 को करे, 2 को करे या 3 को, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। किसने बोला है कि वोट फॉर एन नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन द वोटर चूज टू वोट, कितने वेज से वो चूज कर सकता है। तो नंबर ऑफ वेज आर सिंपली, वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि मैं, मान लो वोटर क्या कर सकता है, 5 में से किसी एक कैंडिडेट को वोट करे, तो 5वें तो ये हो गए सिंपल उसके पास कि पहले कैंडिडेट को दे, दूसरे को दे, तीसरे को दे, चौथे को दे या 5वें को दे, किसी एक को देगा। 5 ऑप्शन तो ये हो गए। फिर वो ऐसा कर सकता है कि 5 में से किसी 2 को दे, ये भी एक नया वेज बनेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर ये भी कर सकते हैं कि 5 में से वो 3 को दे, कि नहीं 3 को दे, 3 मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, 5 में से कोई 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 से ज़्यादा वो दे नहीं सकता कि जितने इलेक्ट करने हैं मैक्सिमम वोट वो उतने ही दे सकते हैं। तो देज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो 5C1 जब वो एक कैंडिडेट को देगा प्लस, और या फिर वो 2 कैंडिडेट को देगा या फिर वो 3 कैंडिडेट को देगा। तो जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस। 5C1 इज सिंपली 5, 5C2 आप निकालो, दैट इज 2, 5C3 इज ऑल्सो 10, सॉरी 10, कैलकुलेट करना है कर सकते हो। 5C2 मीन्स 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 2 जा दैट इज 5 2 जा 10, 5C3 इज ऑल्सो इक्वल टू 5C2, तो मीन्स सेम, दैट इज इक्वल टू 25, तो दैट इज योर आंसर। इट मीन जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट 5 हैं, 5 में से कोई 3 को इलेक्ट करना है। एक वोटर आया, अब वो वोटर के पास कितने ऑप्शंस हैं?
कैसे वो वोट कर सकता है, ठीक है। हो सकता है वो किसी एक कैंडिडेट को वोट करे, हो सकता है किसी एक कैंडिडेट को, तो उसके 5 ऑप्शन है अब उसके सामने। हो सकता है वो किन्हीं 2 कैंडिडेट को वोट करे, तो उसके पास अब 2 कैंडिडेट को वोट करने के कितने ऑप्शन होंगे, 5 में से कोई 2 चूज करने, मीन्स 5 से 2 वे से वो नंबर ऑफ वेज आते हैं। हो सकता है वो 3 कैंडिडेट को वोट करे, तो नंबर ऑफ वेज आर 5 से 3, और 3 से ज़्यादा वो कर नहीं सकता, क्योंकि इसने बोला है कि एक वोटर मैक्सिमम कितने वोट कर सकता है, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट करने हैं मुझे, और दैट इज द सिंपल वे ऑफ दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोला, ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट्स। एक बॉय के पास क्या है, 3 लाइब्रेरी टिकट्स आते हैं। 8 बुक ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। टोटल कितनी बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं जो उसके इंटरेस्ट की है। ऑफ दिस 8, उन 8 में से ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2। उन 8 में से वो क्या नहीं चाहता कि केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेना चाहता। कब तक, अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज ऑल्सो बोर्ड आउट। यानी कंडीशन है उसकी कि जब तक उसके पास केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं होगा, यानी पहली बुक नहीं पढ़ेगा तो दूसरी समझ में नहीं आएगी, तो इसका मतलब वो दूसरी तब तक नहीं चाहता जब तक वो पहली बुक ना ले ले। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। कितने वे से वो इन टोटल 3 बुक्स को चूज कर सकता है आउट ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि उसने केमिस्ट्री पार्ट 2 के साथ कंडीशन लगाई है कि वो तब तक नहीं लेगा जब केमिस्ट्री पार्ट 1 उसको नहीं मिलता, लेकिन केमिस्ट्री पार्ट 1 के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वो केमिस्ट्री पार्ट 1 तो ले सकता है, चाहे केमिस्ट्री पार्ट 2 ले या ना ले, ठीक है, वो उसकी चॉइस के ऊपर है। ये होगा तो वो चाहेगा कि ये मुझे मिल जाए, नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला है कि पार्ट 2 नहीं लेगा अगर उसके पास पार्ट 1 नहीं हुआ तो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में वही बोलता हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट में अगर ये बोलता हूँ कि वो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बुक्स आउट ऑफ 8 when केमिस्ट्री पार्ट 1 and 2, ठीक है, नॉट बोरोड। जब वो केमिस्ट्री पार्ट 1 और 2 नहीं लेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इसको सिलेक्शन की, ठीक है। देखो पार्ट 1 नहीं लेगा तो 2 अपने आप ही नहीं लेगा, तो आप सिर्फ पार्ट 1 भी बोलोगे तो भी अंडरस्टूड है, बट समझने के लिए मैंने ऐसे बोला। तब टोटल बुक्स कितनी थी मेरे पास, 8 थी, उनमें से 2 तो वो लेगा ही नहीं, तो -2 कर दो, तो बाकी इतनी बची 6। इन 6 में से कितनी लेनी है उसको, टोटल 3 बुक्स ही हैज़ टू चूज, कितनी चूज करनी है, 3, तो 6C3 वेज आते हैं। 6C3 को सॉल्व करो, 6 × 5 × 4 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, दैट इज 3 2 just 6, दैट इज 20 वेज आर देयर टू सेलेक्ट 3 बुक्स आउट ऑफ 6, रेस्ट ऑफ 6 एक्सेप्ट केमिस्ट्री पार्ट 1 and 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो तब हो गया जब केमिस्ट्री पार्ट 1 और 2 दोनों ही नहीं लिया उसने, यानी केमिस्ट्री पार्ट 1 उसने ले लिया। तो मान लो व्हेन ही इज गोइंग टू सिलेक्ट केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बुक्स आउट ऑफ 8 व्हेन केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट 1 इज बोरोड। अब मैंने पार्ट 1 को बोरो कर लिया, केमिस्ट्री पार्ट 1 को मैंने फिक्स कर दिया कि ये वाली किताब तो मैं लूंगा। पहले मैंने क्या किया, केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं लूंगा, 1 नहीं लूंगा तो 2 अपने आप नहीं आएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला कि पार्ट 1 तो मैं लूंगा। टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है, 3, उनमें से एक बुक तो मैंने पहले ही फिक्स कर दी, तो मेरे पास कितनी बची, टोटल 2, यानी टोटल बुक्स है मेरे पास 8, उनमें से एक मैंने केमिस्ट्री की फिक्स कर दी, कितनी बची 7, तो बाकी 7 में से मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है, रेस्ट ऑफ 2। अब कुछ बोलेंगे सर पार्ट 2 1 लेगा तो 2, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पार्ट 1 लेगा तो पार्ट 2 लेगा ही लेगा। उसने बोला है कि पार्ट 2 तब तक नहीं लेगा जब तक पार्ट 1 नहीं लेता वो, ठीक है, तो कंडीशन उसके साथ है, ऐसा नहीं है। तो इसमें वो दोनों केस आएंगे जिसमें वो केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा भी और नहीं भी लेगा, बट केमिस्ट्री पार्ट 1 100% लेगा, ठीक है। तो नाउ सॉल्व दिस बिकम योर 7 × 6 divided by 2 × 1, 2 3 just 6, that you get 21. Add them both, you get 20 plus 21, that is 41. Total 41 ways are there to selecting 3 books out of 8 with the condition that he want to borrow chemistry part 2 unless he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed.
ठीक है। तो उसके साथ कंडीशन क्या है, केमिस्ट्री पार्ट 2 के साथ कंडीशन है कि जब तक उसके पास पार्ट 1 नहीं होगा तब तक वो नहीं लेगा। पार्ट 1 होगा तब ले या ना ले उसकी इच्छा के ऊपर है ना ठीक है, लेकिन पार्ट 1 नहीं है तो वो 200% नहीं लेगा। ठीक है, दिस इज द वन वे टू डू दिस। सेकंड वे भी है इस क्वेश्चन को करने का। कैसे, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो मैं केमिस्ट्री पार्ट 1 और 2 दोनों नहीं लेता तो बाकी कितनी बुक्स बची, 6। 8 - 2 दैट इज 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ पेज कितने मिले, 20। अब मैं दोनों लूँगा, एक कंडीशन है दोनों लूँगा तो क्या होगा, दोनों अगर मैंने ले ली तो बाकी बुक्स बची 6 और 6 में से 2 मैंने ले लिए, टोटल 3 लेनी थी, तो ओनली 1 वी हैव टू सेलेक्ट, तो दैट इज नंबर ऑफ पेजेस 6। अब मैंने केमिस्ट्री पार्ट 1 तो लिया लेकिन 2 नहीं लूँगा, ये वाली कंडीशन भी बन सकती है ना। फर्स्ट बनी जब दोनों लूँगा, सेकंड बनी जब दोनों, फर्स्ट बनी जब दोनों नहीं लूँगा, सेकंड बनी जब दोनों लूँगा, एंड थर्ड जब एक लूँगा एक नहीं लूँगा, यानी केमिस्ट्री पार्ट 1 तो लूँगा लेकिन 2 नहीं लूँगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 1 मैंने पहले ले लिया और 2 मैं नहीं ले रहा, तो ऊपर कितना हो गया, 2 नहीं ले रहा, 1 मैं ले चुका हूँ, तो ऊपर बचा 6। सी सिलेक्ट कितनी करनी है, एक मैंने ले ली है, एक मैं नहीं ले रहा, बाकी बचेगी, टोटल 3 सिलेक्ट करनी थी, 3 में से एक ले ली, बाकी बची तो 62। 62 मीन्स 6 × 5 डिवाइड बाय 2 × 1, 2 3 जा 6 दैट इज 15। यू ऐड देम यू अगेन गेट 41, योर आंसर इज सेम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को आप अलग वे से कर सकते हो, दिट डजेंट मैटर। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन मीन्स कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट 4 वोवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड। आई थिंक बहुत आसान है। 7 कॉन्सोनेंट है, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 3, तो 7C3। 4 वोवल्स हैं, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, तो 4C2 वोवल्स। हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट मतलब मल्टीप्लाई। क्या सिलेक्ट किया मैंने, 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किया आउट ऑफ 7, 2 वोवल सेलेक्ट किया आउट ऑफ 4। लेकिन क्या इतना ही है ये, अब इसने पूछा क्या है, ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड। अब ये तो मैंने 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल सेलेक्ट किए, यहाँ पे तो कितने वर्ड्स में बना सकता हूँ, तो ये अरेंजमेंट की सेंस दे रहा है कि सिलेक्शन की सेंस दे रहा है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ये मैंने बताया जब फॉर्म वर्ड आता है तो क्या होता है, अरेंजमेंट, यानी ये जो 5 वर्ड मैंने चूज़ किए हैं इनसे मुझे कितने वर्ड बन सकते हैं, तो 5 थिंग्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, तो इनटू क्या होगा 5 फैक्टोरियल। मैंने बोला परमुटेशन क्या होता है, सिलेक्शन फर्स्ट एंड देन अरेंज देन। ठीक है, तो क्या करना था, 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करने थे, मैंने कर दिए। 4 वोवल्स में से 2 चूज करने थे, मैंने कर दिए। ठीक है, ये जो 5 लेटर्स मुझे जो भी मिलेंगे उन सबको अरेंज करना है, तो इनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल वे से। हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड, लाइक दैट। सेम कुछ नहीं, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो सॉल्व दिस, 7 3 मीन्स 7 × 6 × 5 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। आई थिंक समझ में आया होगा भाई चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है, मीन्स परमुटेशन और कम्बिनेशन का मुझे पता लगना चाहिए अलग अलग क्या क्या है। 4C2 मीन्स 4 × 3 डिवाइड बाय 2 × 1। 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, डायरेक्टली लिख दूँ या फिर ठीक है डायरेक्टली लिख देते। 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 5 2 जा 10, तो ये 1 0, तो ये 1 0 इस वाली ये। 7 3 जा 21, 21 की मल्टीप्लाई करनी है 12 से, 12 से करो तो 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 2 24 + 1 25200, दैट इज योर आंसर फॉर दिस, 25200। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मुझे क्या करना है, मुझे वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड फॉर्म करने हैं। वर्ड फॉर्म करने में क्या सिलेक्शन मैटर करता है, सिलेक्शन तो करता है क्योंकि मुझे कुछ सिलेक्ट करना था। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट भी मुझे करके देनी है उसको, सिर्फ सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो आपने अगर परमुटेशन को अच्छे से किया होगा तो आपके दिमाग में होगा ये भी। नेक्स्ट देखो, इन ए विलेज देयर आर 87 फैमिलीज। एक विलेज में कितनी फैमिलीज है, टोटल 87 फैमिलीज आते हैं, ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी उनमें से 52 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। इट मीन्स या तो 2 होंगे या उससे कम होंगे। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन मीन्स किसी को होगा ही नहीं, किसी के 1 होगा, किसी के 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इन ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक, उसमें मुझे क्या करना है, 20 फैमिलीज को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। 4 असिस्टेंट ऑफ विच
at least 18 families must have at most 2 children. यानी इस 52 में से मुझे 18 चूज करने हैं कि कम से कम 18. In how many ways can the choice be made? तो number of ways are, ये NCERT एग्जाम्पलर का भी आपका देखो टोटल फैमिलीज 87, वी हैव टू चूज 20 फैमिलीज आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो 87 फैमिलीज हैं टोटल, उसमें वे 52 ऐसी है जिनके एटमोस्ट 2 चाइल्ड है, एटमोस्ट 2 चाइल्ड. बाकी कितनी बची? 87 माइनस 52 कितना बचा? दैट इज 5 3 35 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं. ठीक है, मोर देन 2 चाइल्ड है. इन ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वी हैव टू चूज 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन फॉर असिस्टेंट. 20 फैमिलीज मुझे चूज करनी है. कैसी? ऑफ विच एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन. कम से कम 18 फैमिलीज के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, यानी कम से कम 18 फैमिली यहाँ से आनी चाहिए. कहाँ से? 52 फैमिलीज से जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हैं. टोटल कमेटी कितने की बनानी है? 20 फैमिलीज की. इट मीन्स 2 और बाकी 2 बच्ची भी कहाँ से आएंगी? यहाँ से. तो अब इसने बोला एटलीस्ट 18 फैमिलीज चाहिए मुझे. तो क्या 19 फैमिलीज एटमोस्ट 2 चाइल्ड वाले तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई. 20 हो तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, मैक्सिमम 20 हो सकती है. तो जब 19 के एटमोस्ट 2 चाइल्ड होगा तो एक ऐसी फैमिली होगी जिसके मोर देन 2 चाइल्ड होगा. और जब 20 के 20 ही मैंने सेलेक्ट कर लिए, कहाँ से? 52 में से, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, मीन्स दैट इज 0. तो वी हैव 3 ways टू चूज दिस काइंड ऑफ फैमिलीज. मीन्स 18 ऑफ देम हैव एटमोस्ट 2 चाइल्ड एंड 2 हैव मोर देन 2 चाइल्ड. 19 हैव एटमोस्ट 2 चाइल्ड एंड 1 हैव more than 1 child. And the last one is all the 20 families have at most 2 child. We have the 3 ways and we have to select them and then तो फर्स्ट कैसे कर सकते हो? 52 में से मुझे क्या सेलेक्ट करना है? 52C18. ठीक है, क्या चूज करना है? 52C18. बाकी 35 फैमिलीज में से क्या चूज करना है? 35C2. इनके बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि टोटल 18 + 2 से 20 मीन्स डिपेंडेंट इवेंट इज देयर. ठीक है, प्लस. अब प्लस क्यों आया? क्योंकि या तो मैं ऐसे चूज कर सकता हूँ और या फिर मैं फैमिली 19 + 1 20 ऐसे भी चूज कर सकता हूँ. ये 19 कहाँ से है? जो 52 फैमिलीज हैं जिनके एटमोस्ट 2 चाइल्ड हैं. बाकी 1 कहाँ से आएगा? दैट इज फ्रॉम 35 रेस्ट ऑफ 35 फैमिलीज हैविंग मोर देन 2 चाइल्ड. ठीक है, एंड द लास्ट वन क्या हो जाएगा? प्लस 52C20 एंड द रेस्ट 35C0. अब इसको लिखो या ना लिखो, ये 1 होता है तो वो आपके ऊपर मैटर है. तो दैट इज योर आंसर. अब देखो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो वहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं. 52C18 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. हॉप शॉप को समझ में आया होगा. क्या बोला यहाँ पे? मुझे एटलीस्ट 18 फैमिलीज, उसमें से मुझे क्या चूज़ करना था? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 20 फैमिलीज को चूज़ करना था. उसमें से एटलीस्ट 18 फैमिलीज हैव एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन. कम से कम 18 फैमिली ऐसी होनी चाहिए जिनके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? 2 बच्चे हों. तो फर्स्ट मैंने 18 वो फैमिली एटलीस्ट 18 बोला, तो 18 19 एंड 20, उससे ज़्यादा सब कुछ चलेगा. तो मैक्सिमम 20 ही हो सकता है क्योंकि मुझे चूज करनी है 20 फैमिलीज. तो मैंने 18 फैमिलीज पहले ली जिनके एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो, फिर 19 लिया, फिर 20 लिया. जो बच गए वो बाकी में से लिया मैंने जिसके मोर देन 2 चाइल्ड है. मीन्स 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1, तब 20 होगा, यहाँ पे 0 यानी लेने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से बस मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया. यू गेट योर आंसर फॉर दिस. ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपके क्या बोला इसने? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए हेक्सागन. तो हेक्सागन तो हम जानते हैं क्या होता है, सिंपली हैविंग 6 साइड फिगर, सॉरी दैट भी रेगुलर नहीं बोला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, मुझे डायगोनल बनाने हैं. ठीक है, दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए हेक्सागन. ठीक है, तो कैसे बना सकता हूँ देखो. ठीक है, इसको करने के 2 मेथड है मेरे पास. ठीक है, मैं दोनों मेथड से करवाता हूँ. फर्स्ट वन देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने इसके? 1 2 3 4 5 एंड 6 आते हैं. ठीक है, तो किसी भी डायगोनल को बनाने के लिए देखो, अगर मैं इस पॉइंट को चूज करता हूँ फर्स्ट इस पॉइंट को चूज करता हूँ तो मुझे डायगोनल बनाना है. देखो 1 को 2 से चूज करूँगा तो डायगोनल नहीं बनने वाला, ना ही 1 को 6 से चूज करने से. डायगोनल बनेगा जब मैं 1 और 5 से बनेगा, 1 और 3 से बनेगा, या 1 और 4 से बनेगा. ऐसे डायगोनल्स बनेंगे मुझे. ठीक है, तो एक तो तरीका मुझे दिख रहा है, जैसे हेक्सागन बोला इसने, इट मे बी इट इज़ ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स. ऐसे भी बोल सकते थे n साइड्स का पॉलीगन है मेरे पास. ठीक है,
तो हम दोनों वे से इसको ट्राई करते हैं। देखो नीचे बोला हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, ठीक है। मीन सेम क्वेश्चन को एक्सपेंड करके थोड़ा सा अलग से इसको थोड़ा और बोल दिया कि हेक्सागन मीन 6 साइड आर फिक्स बट एन नंबर ऑफ पॉलीगन साइड्स आर नॉट फिक्स है, ठीक है। तो दोनों वे से कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास अगर मैं इसको दो तरीके से करता हूँ तो फर्स्ट वे इज मुझे डायगोनल के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। मीन्स एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट नीचे वाला, इन दोनों को ज्वाइन करना है मुझे। तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट को चूज करने के मेरे पास कितने वेज हैं। फर्स्ट पॉइंट को मैं चूज कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 वेज से। इट मीन्स मैं इसको 6 वेज से चूज कर सकता हूँ, यस और नो। कोई भी एक पॉइंट ले लो, उससे मैं इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के ज्वाइन करूंगा तो यू गेट योर डायगोनल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट चूज करने के मेरे पास 6 वेज हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करवा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। दूसरा ये है कि जब मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया तो इसको तो मैं वापस से पॉइंट नहीं बोल सकता, ना ही मैं इसको ले सकता, ना ही मैं इसको ले सकता। इनको ज्वाइन करने से मेरा डायगोनल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 पॉइंट छोड़ दो। तो सेकंड पॉइंट चूज करने के मेरे पास भी होंगे, दैट इज 6 - 3। टोटल 6 थे, उनमें से ये 3 पॉइंट हटा दो, दैट इज 6 - 3। ये वेज आ गया। तो देज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ कि जब मैंने 1 सेलेक्ट किया तो 1 के साथ 5 आया होगा, लेकिन जब मैं 5 को सिलेक्ट करूंगा पहला पॉइंट, तब 5 1 को भी तो चूज करेगा। इट मीन्स ये डबल हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई क्या कर दो 2। इट मीन दिस इज 6 × 6 - 3 दैट इज 3 डिवाइड बाई 2। 2 3 जा 6, यू गेट 3 3 जा 9 डायगोनल्स ऑफ टोटल आते हैं। टोटल कितने डायगोनल्स आएंगे मेरे? 9 डायगोनल्स आएंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डू दिस। व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है। सेकंड में आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन से करते हैं कि टोटल पॉइंट्स कितने हैं इसके? 6। डायगोनल बनाने के लिए क्या चाहिए? कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो। तो मैंने 6 से 2 पॉइंट चूज कर ली। क्या किया? 6 में से 2 पॉइंट्स को चूज कर लिया। हो गया भाई, ठीक है। लेकिन जब मैंने इन 6 में से कोई 2 पॉइंट चूज किए, तब एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ इस पॉइंट के साथ ये भी सिलेक्ट हुआ, इस पे ये भी सिलेक्ट हुआ, इसके साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ, ऐसे हुआ है, ठीक है। 6 में से कोई 2 भी पॉइंट चूज करोगे तो ये साइड्स भी आएंगे और डायगोनल्स भी आएंगे, ठीक है। अब साइड कितनी आएंगी? जितनी इसकी साइड होंगी। इट मीन्स 1 2 3। जैसे 1 को सिलेक्ट किया तो ये और ये आया, ठीक है। एज डी जब आप 2 को सिलेक्ट करोगे तो ये और ये आएगा। सिलेक्शन कर रहे हो तो ये और ये, जैसे ये 2 बार नहीं हुआ, ये एक ही बार आएगा यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना। जब मैंने 1 को सिलेक्ट किया तो ये और ये कंसीडर हुआ। जब मैंने 2 को सिलेक्ट किया यहाँ से, जब इस वे से सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, वी हैव टू सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 6, तो यानी 1 2 एंड 2 1 काउंटेड वंस नॉट ट्वाइस, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे हैं। 6 से 2, तो ये साइड्स कितनी है मेरी? टोटल 6 साइड्स आर देयर, तो जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड दिस बिकम 6 × 5 डिवाइड बाय 2 × 1 -6। 2 3 जा 6, you get 15 - 6, your answer is 9. It means your answer is same in both the conditions, but your method is different, ठीक है। तो आप जैसे करना चाहो इसको कर सकते हैं। सेम एज इट इज। देखो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स मुझे n दे दिया, मीन्स कितनी भी साइड्स हो सकती है, ऐसे मान लो कुछ भी होगा, लेट बी, ठीक है। n साइड्स हैं टोटल। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड से इसको करना चाहूँ तो एक पॉइंट n साइड्स है, मतलब n वर्टेक्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट चूज करने के मेरे पास वे होंगे n। सेकंड पॉइंट को चूज करने के, अब मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया तो मैं ना इसको सिलेक्ट कर सकता ना इसको, मीन्स 1 2 3 पॉइंट्स में नहीं ले सकता। उसके अलावा मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, दैट इज n - 3 वेज आते हैं। डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्यों? बिकॉज जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ये इसके साथ डायगोनल बनेगा, जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके साथ ये भी बनेगा। दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऐसे, तो डिवाइड बाय मुझे करना पड़ेगा 2 यहाँ पे। तो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। आई थिंक सिंपल है। सेकेंड मेथड क्या बोलते हैं कि NC2, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो n पॉइंट्स में से, लेकिन उनमें क्या आ जाएगी, मेरी साइड्स भी आ जाएंगी। ये सारी साइड्स, जब मैं, ये तो डायगोनल बन गया ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि इसको और इसको करने से मेरा डायगोनल बन गया, ये डायगोनल बन गया। अब इसमें से अगर मैं साइड्स को माइनस कर दूं, यानी -n कर दूं, तो जैसे हमने लास्ट में किया था, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये दोनों बातें एक ही है? चेक करके देखो। NC2 का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल माइनस n एज इट इज, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले को मैं लिखता हूँ n इंटू, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा क्या, n इंटू n - 3, तो मैं ऊपर वाले लिख सकता हूँ n इंटू n - 1, ठीक है। एक बार मैंने ऐसे लिखा, डिवाइड बाय 2 इंटू n - 2 फैक्टोरियल, ये मेरा आएगा फैक्टोरियल, सॉरी, n माइनस का n मेरा एज इट इज, ठीक है। तो ऊपर से इन दोनों से मैं n को ले लेता हूँ बाहर, मेरे पास क्या बचा, n - 1 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल और माइनस में बचा मेरे पास n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। n मेरा बाहर, n माइनस फैक्टोरियल को लिखा मैंने n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 मेरा एज इट इज। बाकी को सॉल्व करते हैं। n इंटू एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 2, तो दिस बिकम योर n माइनस 1 और ये 2 दे जाएगा तो माइनस का 2, दिस बिकम योर n इंटू एन माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2। आई थिंक मेरा आंसर यही है। ठीक है, डायरेक्टली इसको याद रख लो, कॉन्सेप्ट से याद रख लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर, सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए हेक्सागन। तो सेम एज इट इज, हेक्सागन मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स आर 6। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, मिनिमम 3 वर्टेक्स चाहिए। कितने चाहिए, 3। इट मीन्स वी हैव टोटल 6 वर्टेक्स आर देयर एंड वी हैव टू चूज एनी 3 आउट ऑफ दिस। कोई भी 3 चूज करो, यू गेट ए ट्रायंगल। इसको चूज करिए, इसको किया, यू गेट अगेन ए ट्रायंगल। ठीक है, तो जस्ट सिंपली वी हैव टू चूज एनी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 6। तो 63 ways आर देयर टोटल। तो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। जस्ट सॉल्व दिस, 3 to the 6, इट मीन्स टोटल 20 ways आर देयर। ठीक है, तो टोटल 20 ट्रायंगल्स बन सकती है बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए हेक्सागन। आई थिंक बहुत सिंपल है। n डिफरेंट पॉइंट्स मुझे गिवन हो, उनसे मुझे बनाना हो, तो n डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उससे मुझे लाइंस बनानी हो तो कितनी बन सकती है, व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जस्ट वी हैव टू nc2, लाइन कितनी बन सकती है, nc2 नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, टोटल n पॉइंट्स हैं एंड वी हैव टू मेक ए लाइन, सो बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स वी गेट ए लाइन, सो nc2 इज अ वे। If we have to make triangles, then nc3, we have to choose any 3 points, so we can make that triangle. Last one, there are n points in a plane which no 3 are in line except p which are all in one line. इसने क्या बोला, n points है मेरे पास, ऐसे different points है आपके पास। ठीक है, उनमें से n points जो है, n points total है मेरे पास, there are in a line except p विच आर इन वन लाइन। पी पॉइंट जो है एक ही लाइन में, ऐसे पी पॉइंट्स है मेरे पास जो एक ही लाइन में, मतलब वो सारे मिलके एक ही लाइन बना के देंगे मुझे, पी पॉइंट्स ऐसे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, मुझे नंबर ऑफ लाइंस बतानी है। तो अभी मैंने बोला कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन मेरी बन सकती है। ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, n। तो अगर मैं सिंपली n पॉइंट्स होते, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। 3 क्यों बोला, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होता है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट आप कहीं भी ऐड करो वो एक लाइन में आ जाएंगे, बट 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। टोटल n पॉइंट्स हैं, उनमें से अगर कोई 2 पॉइंट चूज कर लूँ तो नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी मेरी n पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो p पॉइंट्स है ये एक ही लाइन में है, तो ये p एक ही लाइन में होने से क्या हुआ, ये सारे पॉइंट्स मिलके एक ही लाइन बना रहे हैं। कितनी लाइन का लॉस हुआ मुझे, टोटल मुझे p पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है, pc2 लाइन्स बन सकती है। तो ये लाइन्स का मुझे क्या हुआ, नुकसान हो गया, मीन्स लॉस हो गया। लेकिन PC2 से टोटल कितनी लाइन बन सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो एक लाइन तो बनी हुई है ना, तो दैट लाइन मस्ट बी एडेड। P पॉइंट से PC2 लाइन्स बन सकती है, तो टोटल NC2 से थी, मैंने उसमें से PC2 माइनस कर दिया, और एक लाइन ऐसी है जो इनसे टोटल बन सकती है। ठीक है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। आई थिंक समझ में आया होगा। N पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बन सकती है, NC2। P पॉइंट से PC2, तो NC2 में से मैंने PC2 माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ लाइन्स जितनी बच गई। लेकिन मैंने ये जो लाइन P पॉइंट से एक लाइन बनी थी, ये वाली भी मैंने हटा दी जब मैंने PC2 बोला। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। फिर इसने बोला ट्रायंगल शो फॉर्म, ट्रायंगल कितनी बन सकती है। तो ट्रायंगल सिंपली है n पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट चूज कर लो, नंबर ऑफ फेसेस दिस, बट p पॉइंट्स आर इन ए लाइन, तो वो लॉस हो गया मेरा, तो दैट इज PC3 इज अ लॉस, माइनस कर दो। अब देखो इन p पॉइंट्स के एक लाइन में होने से कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है, तो दिट इज सिंपली दैट इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इज दिस। ठीक है, तो जितनी भी अगर लाइन हो तो लाइन एक ऐड कर दो। ठीक है, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का कोई लॉस नहीं होता है, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर होने से, मतलब लॉस इन द सेंस ऐड नहीं होती है, लॉस तो होगा ही होगा, जितने पॉइंट कोलिनियर हो गए उनसे जितनी ट्रायंगल बनेगी उतना ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अभी के लिए थैंक यू।